Yeah, he's with us actually. স্যার মোস্ট ওয়েলকাম। আমাদের সবাইকে স্যার मैं थोड़ा बंगाली में भी बोल दूं। हाँ हाँ बोलूं। আমাদের এই নববঙ্গের আজকের এই সন্ধ্যায় আমাদের বিশেষ অতিথি মাননীয় মেজর জেনারেল জিডি বক্সিজি, রিটায়ার্ড ফ্রম ইন্ডিয়ান আর্মি। আমাদের আজকের বিষয় স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স অফ चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हमारे बीच आज है none other than मेजर जनरल जीडी बख्शी जी। सर प्लीज। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपकी केमन आছেন? बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। मैं आपको पहले सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि मेरे जो दीक्षा गुरु थे स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, वो बंगाल से थे। बेहाला कोलकाता में रहते थे और हारीनावी गांव में उनका जन्म हुआ था। वो एक इंजीनियर थे। वो एक बाद में वो एक मल्टीनेशनल में मैनेजर का नौकरी लिया था और फिर 27 वर्ष की आयु पे वो सब त्याग के छोड़ के वो महाराष्ट्र में एक घने जंगल में गए, अजंता एलोरा के पास, और वहां घास का झोपड़ी बना के 12 वर्ष घोर तपस्या किया उन्होंने। और उस जंगल में शेर, चीते, नाग, भालू ये सब रहते थे। और उस जंगल में ऐसे एक आधुनिक युग में रह पाना एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के लिए, ये थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के लिए बहुत ही अपने आप में अचंभा था। वो रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे और इस परंपरा में वो रहे। और जब भी मैं बंगाल के लोगों को देखता हूं तो मैं तो दोनों हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि आप में मैं अपने गुरु महाराज का रूप देखता हूं। मेरे गुरु महाराज स्वामी प्रणवानंद सरस्वती। एक और बंगाल के संत हैं जिन्होंने बहुत प्रभावित किया मुझको, और वो हैं ऋषि अरविंद, श्री अरविंद, जिनका आश्रम पौंडीचेरी में है और जो बंगाल के एक महान रेवोल्यूशनरी और एक महान संत है। मेरे जीवन का ज्यादातर समय आजकल जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के बारे में भारत के लोगों को बताने के लिए, दुनिया के लोगों को बताने के लिए, और ये जागरूकता लाने के लिए कि जो मार्ग वो हमको 1947 में दिखाकर चले गए थे वो आज भी सार्थक है। और अगर हम उस पे चले तो भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आ जाएगा। वो सब लोग हमें कहते हैं कि भारत को आजादी मिली बिना खड़क, बिना ढाल, केवल और केवल गांधी जी और नेहरू जी के अहिंसात्मक शांति प्रिय आंदोलन से। ये सब झूठ है, ये फरेब है बिल्कुल। हमें कोई आजादी नहीं मिली ये शांति और अहिंसा से। अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वाक्य महाभारत से लिया गया और शांति पर्व से लिया गया है। और ये पूरा नहीं कोट किया जाता, ये केवल अर्ध जो है, इसका आधा हिस्सा वो हमें बताया जाता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा में हिंसा उससे भी उत्तम है, ये कहा जाता है महाभारत में। बंगाल एक समय था जबकि वो पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। जो भी हमारी अग्रिम सोच थी, जो भी पुनर्जागरण की सोच थी, वो बंगाल के प्रांत से आ रही थी। वहीं पे जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। वही रामकृष्ण परमहंस ने
बंगाल में अपनी साधना करी और काली मठ, वहां पे जो काली मंदिर है वहां पे उन्होंने साधना करी। वहीं पे स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य उनके पास आए और रामकृष्ण परमहंस जो ये मूवमेंट है, रामकृष्ण मूवमेंट, वहीं से स्टार्ट हुई। वहीं से आपका जो है देखिए हमको बंकिम चंद्र चटर्जी और कितने बाघा जातिन, श्री अरबिंदो, कितने कितने महानुभाव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब बंगाल से आए। लेकिन आज बहुत दुख होता है मेरे को कि बंगाल में वो जो स्पिरिट था, पूरे भारत को चेतना को जगाने का स्पिरिट, वो पूरे भारत की चेतना का उत्थान करने का स्पिरिट, पुनर्जागरण करने का स्पिरिट और लीडरशिप देने का, नेतृत्व देने का स्पिरिट। ठीक है साहब, तमाम हमारी तकरीबन जो लीडरशिप है आजादी की, वो बंगाल से तो आई थी। ये तो गांधी जी तो लास्ट में आए और अब बस उनके सिवाय हमको और कुछ सुनाई ही नहीं देता, गांधी गांधी और गांधी। अब अफसोस ये है कि गांधीगिरी अब हमको बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि आधुनिक युग गांधीगिरी का युग नहीं है, शक्ति का युग है। और इसी शक्ति के चलते मैं आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बताना चाहता हूं। यह भारत की गर्दन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की गर्दन है, जो भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स हैं, ये पूरा लिंक, ये नैरो 30-40 किलोमीटर की जो सिलीगुड़ी घाटी है, ये रेलवे लिंक, रोड लिंक, ये सब सिलीगुड़ी घाटी से होके जाता है। और ये जो है, अगर लड़ाई का समय आता है तो अभी 2017 में डोकलाम का क्राइसिस हुआ था, जब चीन ने भूटान के जरिए झामपुई रिज को पकड़ने की कोशिश करी। अगर वो झामपुई रिज पे आ जाता तो वो पूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख सकता था और अपनी तोपों से हमारा सारा रेल का, रोड का यातायात वो काट सकता था। आपको हैरत होगी ये जानकर कि बहुत पहले पाकिस्तान ने एक मास्टर प्लान बनाया था कि वो सिलीगुड़ी को काटे, और जब बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान के कई टैंकों के रसाले जो है ये सिलीगुड़ी की तरफ रखे जाते थे कि लड़ाई के दौरान वो यहां पे वार कर सके। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे पठान रेफ्यूजी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर के साथ साथ सेटल किए। रोहिल्ला पठान, यहाँ के पठान और एक खास जाति के लोगों को वहां पे उन्होंने सेटल किया कि जब कभी कोई लड़ाई होती है, जब कभी कोई जंग छिड़ती है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो उसका फायदा उठाकर वो जो है, वो चीन की फौजें, वो ये सिलीगुड़ी का नेक जो है, सिलीगुड़ी की गर्दन जो है, उसको काट सकते हैं। चीन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी हैं, और चीन जो है चुंबी वैली, जो सिक्किम से एक चाकू की तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे उसका जो टिप है वो पॉइंट करता है। और अगर चीन को हमला करना हो तो वो बड़ा भीषण और तेज हमला करके एक कोशिश कर सकता है सीधा बांग्लादेश तक पहुंचने की, अपने चुंबी वैली के बॉर्डर से, और हमारे यातायात, रेल यातायात, रोड का यातायात, उसको काटने की। तो इसके चलते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक डीपर रोड लिंक बांग्लादेश के थ्रू होके बनाया जाए, ताकि ऐसी आपात स्थिति की हालात में हम अपना जो है कम्युनिकेशन जारी रख सकें। लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो बना रहेगा। और चीन कभी भी जब युद्ध का हालात, अब आप देख रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में बहुत हालत खराब हो गया था हाल में, और युद्ध का स्थिति आ गया था,
तो ऐसी हालात में चीन कभी भी नाखुला में अभी उसने वो है झड़प किया हमारे सैनिकों के साथ। तो युद्ध का हालात में चीन कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि वो हमारा जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है उसको काट दे। हालांकि हमारे पास भी विकल्प हैं, हम भी पलटवार कर सकते हैं और हम जो चुम्बी वैली है उसको भी हम काट सकते हैं और लड़ाई के दौरान हम ऐसा पलटवार कर सकते हैं कि जो हमको काटने की कोशिश कर रहा है हम उसको काट डालें, हम उसका चिम्बी वैली का सेलियंट ही खत्म कर दें। इसके लिए भीषण लड़ाई की जरूरत है। इसके लिए हमारा जो 17 कोर है जो पानागढ़ में खड़ा हो गया है, ये कई सारे टास्क हैं इसके, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उनमें से एक ये भी हो सकता है। तो हमारे पास अभी डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास एयर पावर में हालांकि चीन जो है ओवरऑल उसकी जो जीडीपी है हमसे 5 गुना ज्यादा है। चीन का जो रक्षा बजट है वो 250 अरब डॉलर है, $250 बिलियन, जबकि भारत का उससे 1/4 कम है और केवल $72 बिलियन है। लेकिन फिर भी हमको ये जानना चाहिए कि चीन अपनी सारी ताकत भारत के खिलाफ नहीं लगा सकता। उसको अमेरिका को देखना है, ताइवान को देखना है, वियतनाम को देखना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे छोटे देशों से भी उसका बहुत तनाव है, उसको जापान को देखना। तो ये सारा कॉम्बिनेशन देखते हुए चीन अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ नहीं लगा सकता। और आज के दिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि भारत की ताकत हिमालयन फ्रंट पर, हमारी एयर पावर, हमारी आर्मी की ताकत, माउंटेन वॉरफेयर की ताकत और हमारी नेवल पावर इंडियन ओशन में, ये चीन के बराबर से भी थोड़ी ऊपर है। मतलब आज भी अगर लड़ाई हो जाए तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि चीन की फौज 42 साल से कोई युद्ध नहीं किया इसमें। 42 इयर्स हो गए हैं लड़ाई लड़े। आखिरी लड़ाई चीन ने लड़ी थी, आखिरी लड़ाई जो चीन ने लड़ी थी वो वियतनाम के साथ थी 1979 में। और इस लड़ाई के चलते वो चीन को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी। काफी ब्लडी नोज दिया था वियतनाम की फौजों ने, क्योंकि वो बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस थे, वो बहुत लड़ाई के आदी हो चुके थे और बहुत उनको तजुर्बा था। चीन की फौज को लड़े 42 साल हो गए हैं। जो तलवार इस्तेमाल नहीं होती वो जंग खा जाती है। उसको आप एकदम से निकालना चाहें म्यान से तो वो नहीं निकलेगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पुरानी जंग खाई तलवार को निकाल के लड़ाई करना। तो चीन की भी तकरीबन वही हालत है। वो इस हालत में नहीं है कि वो आपसे युद्ध में बड़ी आसानी से फतेह पा जाए। अगर वो सोचते हैं कि वो 1962 जैसे भारत को शिकस्त देगा, हार देगा, तो चीन बड़ी भारी भूल कर रहा है। और मेरा तो सरकार को यह भी सुझाव है कि हमको बिल्कुल चीन से डरना नहीं चाहिए। ये मौका अच्छा है। पूरी दुनिया चीन से परेशान है। पूरी दुनिया जो कोविड चीन ने दुनिया भर में फैलाया है उससे तंग आ चुकी है। कोई आप समझ लीजिए 12 करोड़ लोग तो दुनिया भर में संक्रमित हो गए हैं और कोई 5.5 से 6 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से, जो कि चीन की देन है। दुनिया के लोग चीन से परेशान हैं। और कोई देश होता अगर उसने कोरोना फैलाया होता तो उसको एक ग्लानि होती, उसको चिंता होती कि लोग मेरे से बहुत दुखी होंगे, मेरे से बहुत नाराज होंगे,
और वो ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करता जैसे चीन कोरोना के बाद कर रहा है। जनवरी इस साल से चीन ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू किए ताइवान के बरखिलाफ, साउथ चाइना सी के बरखिलाफ, और अब तो आप देखिए कि उसने जो है वो भारत के बरखिलाफ भी युद्ध का माहौल बना लिया है। तो ये पागलपना क्या है? चीन चारों ओर दुश्मनी क्यों ले रहा है? क्या वजह है कि चीन हर किसी से इकट्ठा लड़ना चाहता है? ये हमको चीन को भी सोचना होगा कि वो पूरी दुनिया से इकट्ठा नहीं लड़ सकता। हमें लग ये रहा है कि ये जो वायरस है ये चीन ने जानबूझकर लेबोरेटरी में बनाई थी। जो बैट कोरोना वायरस है, जो चमगादड़ की वायरस है ये, लेकिन ये आदमियों को नहीं लगती थी। चीन की एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शी जेंगली, उन्होंने लेबोरेटरी में रिसर्च करके जो सार्स का जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसको इससे जोड़ा और ये कोविड-19 को बनाया, राइट। और फिर उसने कोविड-19 को पहले तो जानबूझकर अपने देश में फैलाया ताकि कोई ये ना कह सके कि ये चीन ने जानबूझकर बायोलॉजिकल अटैक किया है दूसरी बाकी दुनिया पर। और चीन ने इसके चलते जो है बहुत नुकसान किया पूरी दुनिया का। वो चाहता था कि अमेरिका, यूरोप, भारत, जापान सबकी इकोनॉमी तबाह हो जाए, सबके लोग संक्रमित हो जाएं, और जब वो कमजोर हो जाए तो चीन हमला करेगा। और कोई चीज ये समझा नहीं पाती कि चीन ने इतने आक्रामक तेवर क्यों दिखाए हैं कोरोना के ये जो बीमारी के बाद। वजह क्या है? वाई इज चीन शोइंग सच एन एग्रेसिव पोस्चर एकदम कोरोना की बीमारी के बाद, जहां सारे दुनिया के देश अपना सिर नीवा करके कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं। अपनी उनकी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 2 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और 1930 में जैसे ग्रेट डिप्रेशन हुई थी उस तरह दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई। भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि इससे आए। हमारे 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, और कोई आप समझ लीजिए कि आपके कोई जो है हजारों लोग वो बेचारे मारे जा चुके हैं कोरोना की बीमारी। तो मुझे लगता है कि चीन ने सोचा था कि वो कोरोना का फायदा उठाकर वो भारत पे भीषण पलटवार करेगा, और ये पलटवार जो है ये नाकारा गया, ये बिल्कुल बेकार गया है, क्योंकि भारत ने बड़ा कड़ा काउंटर मोबिलाइजेशन किया। सोल्जर फॉर सोल्जर, टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन हमने लद्दाख में तैनात किया और चीन को हिला दिया। अब चीन मजबूर हो गया है कि उसे पीछे हटना पड़ा है 2-2 किलोमीटर, लेकिन अभी खतरा टला नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वायदा करने के बावजूद भी चीन ने 15-16 जून की रात को भारत के पीठ में छुरा घोंपा, एकदम से घातक वार किया, और हमारे एक कर्नल और कोई 20 जवान हमारे शहीद कर दिए। ये बहुत बड़ा धोखा है, और इसके बाद हम चीन के ऊपर एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर सकते। और चीन का कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो सकता कि वो जब चाहे शांति की बात करे, जब चाहे हमारे लोग मार दे। ये भारत सहन नहीं करेगा, और अब हम चीन पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर कोई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेवकूफ है। हमको होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हमारी सरकार ने अपनाया है, और मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक सब तरह से हमने चीन पे दबाव डाला है। भारत के लोगों को चीन में बने तमाम सामान का पूर्ण रूप से
बहिष्कार करना चाहिए, पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए, ताकि चीन जो 60 अरब का डॉलर हमसे पा रहा है उसको क्लियर हो जाए कि वो हमारे 20 जवान शहीद करके 60 अरब का फायदा नहीं उठा सकता। चीन हमारे यहां के बच्चों की नौकरियां छीन रहा है, वो अपनी सामान को घटिया और सस्ते दामों पर बेचकर हमारी इंडस्ट्री को तबाह करना चाहता है। अब क्या वजह है कि हमारी लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां भी चीन से बन के आती हैं? क्या मतलब जहां इतनी अच्छी शिल्पकला बंगाल में होती है, इतनी अच्छी मूर्तियां बंगाल के लोग बनाते हैं, क्या हम गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति नहीं बना सकते अपने देश में? क्यों ये चीन से लाना जरूरी है? क्या ये जो दिवाली की लड़ियां बनती हैं, क्या ये भारतवर्ष में नहीं बन सकती? क्यों इतनी टेक्नोलॉजी हमारे में नहीं है? और सारा पावर जनरेशन इक्विपमेंट चीन से आ रहा है, क्योंकि उसने जो हमारी BHEL थी, हमारी L&T थी, उसको बिडिंग में हराकर घटिया और सस्ता करके उसने हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी। अब समय आ गया है कि हमको पलटवार करना चाहिए। भारत के लोगों को ये फैसला करना चाहिए कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। आप और मैं एक भी चीन की बनी चीज नहीं खरीदेंगे। हमारी सरकार ने 59 ऐप्स चीन की जो है हटा दी है और बहुत सारे उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। इनसे चीन हिल गया है, लेकिन केवल यही काफी नहीं, हमको साथ साथ मिलिट्री प्रेशर भी डालना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त पूरी जो हालात है वो आपके फेवर में है। दुनिया के तमाम देश आपको सहयोग दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप चीन को वापस करारा पलटवार करो, जवाब दो, ताकि चीन की जो दादागिरी है, जो बेवजह की दादागिरी है, वो खत्म करे। और अगर खत्म कर सकता है तो एक ही देश कर सकता है, वो है भारतवर्ष। केवल भारतवर्ष में इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य है कि वो चीन से अब लड़ सकता है और इनको नाको चने चबवा सकता है। तो आने वाले दिनों में हमको अपनी सरकार का सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। हमको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर जो बाहरी दुश्मन है, जो चीन है, उसका जवाब देना चाहिए। और ये पाकिस्तान जैसे कि कोई गीदड़ या सियार होता है, ये खुद अकेला तो भारत से लड़ने की इसकी हिम्मत नहीं, क्षमता नहीं, लेकिन चीन को देखकर इसको प्रोत्साहन आ रहा है, बड़ा आ रहा था कि हम भी शायद लड़ाई में कूदें और पीछे से भारत पे वार करें, भारत की पीठ में छुरा घोंपे। लेकिन जिस तरह भारत ने चीन को कड़े रुख से हैंडल किया है और चीन के भी ठंडे पसीने निकाल दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलवान की घाटी में जो युद्ध हुआ, उसने हमारे कोई 250 सैनिक चीन के 450 सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, झड़प हुई। चीन लोहे की रॉड, चाकू, ये बेसबॉल बैट में कांटे की तार बांध के, कील लगा के और नुकीले पत्थर लेके आया और लड़ा। घातक उसने वार किया, एक कर्नल को मारा, 20 जवान मारे, लेकिन जवाब में उसकी 100 से ज्यादा कैजुअल्टी हुई है। 43 तो मारे गए हैं, ये पक्का यकीन है हमको। चीन इनको छुपा रहा है। हमने अपने शहीदों को सारी दुनिया के सामने जो है स्टेट फ्यूनरल दिया, सम्मान दिया, राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। लेकिन चीन ने अभी तक नाम भी नहीं बताए, ये भी नहीं बताया कि उनके कितने लोग मरे हैं, कितने नहीं। इससे चीन के जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो बहुत नाराज हैं और शी जिनपिंग की हालत टाइट हो रही है, खस्ता हो रही है चीन में अपने लोगों के साथ, क्योंकि वो बड़े धड़ल्ले से भारत को
बुली करने के लिए आया था, दादागिरी करने के लिए आया था, लेकिन उसको नाको चने चबाने पड़ गए हैं। उसको हिला दिया है हमारे सैनिकों की बहादुरी ने, और अभी फायर नहीं खोला। अगर हमारे जवानों को फायर खोलने की इजाजत मिलती तो चीन का बड़ा भारी नुकसान अब भी हो सकता है। और मैं तो समझता हूं कि अगर चीन बाज नहीं आता तो हमें नुकसान करना चाहिए, क्योंकि चीन हर साल ये तमाशा नहीं बना सकता कि वो कभी जो है छुमार में पंगा ले, कभी देवसांग में पंगा ले, कभी डोकलाम में पंगा ले, कभी लद्दाख में पंगा ले, कभी नॉर्थ सिक्किम में पंगा ले, अरुणाचल में पंगा ले। ये चीन को करने की इजाजत हम नहीं दे सकते कि हर साल छेड़ता रहे। चीन को सीमा विवाद सुलझाना होगा। अभी तक चीन ने नक्शे हस्तांतरित नहीं किए, मार्क मैप नहीं दिए कि भाई उसकी परसेप्शन में सीमा रेखा है कहां, जमीन पर कहां। ये जब बताएगा नहीं तो फिर विवाद कैसे सुलझेगा। 23 मीटिंग हो चुकी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच, लेकिन अभी तक चीन ये विवाद को सुलझाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये उसके पास एक प्रेशर पॉइंट है भारत को तंग करने का। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर चीन हमारे खिलाफ पत्ते पाकिस्तान के, नेपाल के चल सकता है तो हमारे पास भी बहुत सारे पत्ते हैं। तिब्बत, ताइवान, हम भी ये कार्ड प्ले कर सकते हैं चीन के बरखिलाफ, और हमने प्ले करना शुरू कर दिया है कि अगर चीन हमारे बारे में नहीं सोचना चाहता कि क्या हमको नुकसान करता है, उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, तो हम चीन के नुकसान की परवाह क्यों करें। क्या ठेका शांति को स्थापित करने का केवल भारतवर्ष पे है? क्या चीन की कोई जिम्मेवारी नहीं? गांधीगिरी अब नहीं चलेगी, और गांधीगिरी के चलते भारत का बहुत नुकसान हो गया है। हमारे लड़ने का जो मादा है हमारे लोगों का, लड़कों का, उसे कम किया जा रहा है ये गांधीगिरी का इस्तेमाल करके। अब जरूरत है कि हम में क्षात्र भाव आए, और बंगाल में खासकर हम वो जागृति देखना चाहते हैं जिससे पूरा देश जागृत हो। सूर्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। पूर्व में बंगाल है, बंगाल की पुरातन संस्कृति है। बंगाल देवी शक्ति का केंद्र है, वो देवी की पूजा का केंद्र है, देवी शक्ति स्वरूपिणी है, और इस शक्ति का प्रवाह बंगाल से, आसाम से पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, और फैलना चाहिए। और इसलिए मैं आह्वान देता हूं बंगाल के युवकों को कि उठो, उत्तिष्ठ भारत, जागो, राइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये स्वामी विवेकानंद जी का उद्घोष था। बंगाल के मेरे भाइयों, बंगाल के भाइयों और बहनों, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इस देश की पुनर्जागरण का समय आ गया है, पुनरुत्थान का, इस सभ्यता का समय आ गया है, और मैं समझता हूं उसमें बंगाल के लोगों को, बंगाल की संस्कृति को एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करना हो। इसलिए मेरा आपको आह्वान है कि हम बंगाल की सोती शक्ति को एक बार फिर जगाएं, जागरण करें, और मातृशक्ति जो बंगाल की है, जो देवी शक्ति बंगाल में है, उसका प्रसार पूरे देश में होना चाहिए। तपंदा को मैं नमन करना चाहता हूं। मैं कई बारी उनसे आकर मिला था बंगाल में, उन्होंने मुझे बुलाया था, और वो एक शेर की भांति थे। हमें वैसे लोग देखने हैं बंगाल में जिनको भय नहीं, जो डरते नहीं, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए मार्ग पे चलते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि मैं पूरे भारतवर्ष में जाता हूं, नेताजी को लोग पूछते हैं, जहां भी हम जाते रैली करते हैं, हजारों लोग
नेताजी के नाम पे आ जाते हैं। लेकिन जब बंगाल में मैं आता हूं 50 लोग इकट्ठे नहीं होते नेताजी का नाम याद करने के लिए। ये बहुत दुखद बात है और बंगाल के लोगों को अब प्रण करना चाहिए कि आप संकल्प करें कि नेताजी की जो मूर्ति है, इंडिया गेट के पीछे एक छतरी है जिसमें किंग जॉर्ज 5 का मूर्ति हुआ करती थी, 73 साल से ये खाली है। अब बंगाल के लोगों को ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि केंद्र की सरकार मजबूर हो कि नेताजी की मूर्ति वहां स्थापित की जाए। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में राजपथ पे स्थापित की जाए। हमें किसी चावड़ी बाजार में नेताजी की मूर्ति नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो नेताजी की मूर्ति, उनको यथोचित स्थान मिलना चाहिए राजपथ पे, जहां रिपब्लिक डे परेड होती, जहां हमारा युद्ध स्थल है, युद्ध स्मारक खड़ा हुआ है भारत की सेनाओं का, वहां पे नेताजी की मूर्ति होनी चाहिए और बंगाल के लोग ये क्रांति पैदा करें। आप मर गए हैं क्या? क्यों आप केंद्र पे इतना दबाव नहीं डाल सकते कि वो विवश हो, मजबूर हो कि वो नेताजी की मूर्ति की स्थापना वहां दिल्ली में राजपथ पे, वो जो छतरी है इंडिया गेट के पीछे, उसमें नेताजी की मूर्ति को स्थापित किया जाए, नेताजी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए। नोटों पे नेताजी की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि असली आजादी उन्हीं ने हमको दिलाई। तो बंगाल के युवकों को मैं आपको आह्वान देना चाहता हूं कि आप लोग हमारी सशस्त्र सेनाओं में आए। आप लोग जो है अब देश का मार्गदर्शन करें, शक्ति का प्रसार करें। पूर्व से, बंगाल से, पूर्ण भारतवर्ष में एक पुनर्जागरण की लहर आए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने शुरू करी थी, जैसे ऋषि अरविंद ने शुरू करी थी, जैसे बाबा जातिन ने शुरू करी थी, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने शुरू करी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शुरू की थी। ये आपको अब करना होगा। ये दायित्व अब बंगाल के लोगों पर है। जय भारत, जय हिंद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। আপনাদের যাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্যারদের কাছে আপনারা নিশ্চয়ই করতে পারেন। আপনারা হ্যান্ড রেজের একটা অপশনও আছে, আপনারা ওখানে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ নিখিল দেখতে পারেন। ইয়েস, পার্থ দাশগুপ্ত, আপনিও अनम्यूट করতে পারেন নিজেকে, করে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, आप सवाल पूछ सकते हैं। Am I audible? To be, yes. Yeah. Yes, you're audible. Partha Dasgupta, right? हाँ हाँ हाँ, पार्थ दाशगुप्त, निखिल चित्रकर, पार्थ दाशगुप्त। Yeah, let me check. ওনাকে দাও। পার্থ বাবু, আপনি আপনার মোবাইলে আনমিউট করতে পারেন আপনার কম্পিউটারে। হ্যাঁ 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 বলুন। জয়াল বক্সি, হ্যাঁ বলুন, উনি শুনতে Jayal পাচ্ছেন। Bakshi ji, it was lovely hearing you. Thank you. See,
I happened to be advisor of government of China about a decade back, and I worked very closely with the might of the Chinese. I was there for globalizing human resource, and I was inducted by Jaisankarji then, because I used to take briefing. Right. One thing I learned from them is in my own style, because I used to meet some lieutenant general, they were in the board. तो एक चीज मैंने पूछी उन लोगों से, जे आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया बंगाल में क्यों आपने मुसीबत खड़ा की? तो उन्होंने कहा कि our strategy was to, because Bengal has the intelligentsia, so we destroyed all the intellect in Presidency College and all, so that they cannot rise for the next 50 years or so. That is, it was a well coordinated destruction of the intellect of Bengal. So that is one thing. Second point, when you are talking about Netaji, my late brother Surajit Dasgupta has covered all commissions. उन्होंने 8-10% अनुज को दिया है. Anuj used to come to our house. So I've got all documents, all original documents with me. Now I need to meet you and to decipher. There's so many things, even about his daughter. All details मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा. ये चीज मैं आपसे जरा बात करूंगा. Third thing is, of course, I come from a family of armed forces, Air Force. I don't know. Julie Sengupta, you know? Yes, of course. Group yes. captain. Yes. मेरे मामा जी हैं, तो उनके ससुर जी का छोटा भाई सुभाष चंद्र बोस है. सुरेश बोस की लड़की is my mommy. Oh. And R.N. Sengupta, Sikh Line Regiment. He got Veer Chakra in 71 war in पाकिस्तान में जो लड़ाई की उन्होंने. तो I am so proud. I couldn't ask you question in the American for Hindus program में. I am part of that also. Jyotajit के साथ. So it is nice. I think you should come and motivate. जिस तरह आपने motivation लाया बंगाल में, जिस तरह से इस फोरम में आपने अपने उत्साह दिया हम लोगों को, ये आपको बार-बार आना पड़ेगा सर. Now Bengal, this is the time Bengal has to rise. And I have sold all my property and I have shifted to Bengal if I can do some work in Bengal. Excellent. देखिए, मुझे तपनदा बंगाल बुलाते रहते थे. I am in touch with the Bose family and they also keep calling me वहाँ lectures के लिए, जो है मास कांटेक्ट के लिए, ताकि नेताजी का जो स्पिरिट है बंगाल का वो फिर अराउज किया जाए. और उसके लिए ये बाहर से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, ये बंगाल से उठना पड़ेगा. और आप जैसे यूथफुल लोगों को, आप जैसे उत्साही लोगों को अब आना पड़ेगा और लीडरशिप रोल उठाना पड़ेगा. तपन दा ने मेरे को बुलाया और जब मैं वहां पे गया था तो पहले मैंने कोई 40,000 लोग देखे एक रैली के लिए. 40,000 लोग उन्होंने इकट्ठे किया हुआ था. तपन दा, जिनका अभी अनफॉर्चुनेटली he has died. No, I know. Yesterday. Yesterday he has died. My salute to him, my pranam and my उनको आत्मा को शांति मिले, दिवंगत आत्मा. But here was a person who had the original Bengali fire. You understand what I'm saying? The original Bengali fire. Because I was called, Amalan had called me, others had called me. They showed a movie on Netaji, etc. And then there were 3 people in that hall. 3 people, so therefore I was very disheartened. And then I decided that there is a need to come to Bengal and restart that fiery spirit of Bengal. And you have to do it. People like you have to rise. No, I am committed, sir. I am committed. And all help that you want us to give, we will give. I have written 2 books on Netaji. I have written 35 books otherwise. 2 are on Netaji. And they have gone into the 3rd, 4th edition. One is on Bose, an Indian samurai, a military assessment of Netaji and the INA, right? And the second one is Bose or Gandhi, who made India free. I have just finished the Hindi translation
has been done. And now we are going to translate. We are looking for somebody to translate it into Bangla. So that we Wow. want to spread it. You see, and in that book, what happened was, and you must know this, we had one Dr. Kalyan Dey, a Bengali scholar, who had gone to London, and he had studied the transfer of power archives, where every single letter of the Viceroy of India, Prime Minister of England, Commander-in-Chief India, Intelligence Bureau Chief of India in the British times, the governors of the various provinces of Bengal, of Awadh or Punjab or Northwest Frontier Province, etc., Madras. I mean, all their letters and files are there. He went through them all with a tooth comb. And then he sent to me photocopies of the original letter. Photocopies of the original letters, which clearly show what the British were saying. They left India only and only because of Netaji Subhash Chandra Bose and the INA, Azad Hind Fauj. Clement Attlee said that. Patrick Lawrence said that. Field Marshal Wavell has said that. Field Marshal Auchinleck has said that. All the Governor of Bengal, K.C., he said that. Every single, we have got it in black and white. And yet, the bloody court historian, the bloody liars, this Bipin Chandra, this Romilla Thapar, this Irfan Habibs of the world, and now we have Ramachandra Guha. They have falsified Indian history to bring up a particular family and say we got it only because of ahimsa, parmo, dharma. That, de di hame ajadi bina khadag bina dhal. What nonsense! Are you aware of the fact that the Azad Hind Fauj had a strength of 60,000? You know how many died? 26,000 soldiers of Netaji laid down their lives. You are free because of that. And not because these Tamrapatra holders who got beaten by लाठी. अरे हमारा भैंस को भी लाठी से मार पड़ता है. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसको प्रधानमंत्री बना. If you have sacrificed, then you sacrifice like Bhaga Jatin. You have to sacrifice, lay down your life. Netaji said, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. और उन्होंने आजादी दिलवाया. Now it is up to us, the people of Bengal first, to revive. He belongs to the whole country. But it is up to us to revive the spirit of Netaji. Why is the Indian government not put a statue for 73 years in Delhi, in Rajpath? Because the people of Bengal don't care for Netaji now. You haven't put pressure. There is... Can I? Yes, please. Yes, please. हाँ. Can I have Sanjeev Biswas? उनका कुछ क्वेश्चन है. संजय, अगर आप उनको अनम्यूट करें प्लीज. हाँ ठीक है. सर, हमें इतना अच्छा लग रहा है. We are so much motivated. The whole team of Navabanga और नवबंग से जुड़े हुए जितने भी प्रवासी बंगालीज भी है, बहुत सारे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई एंड अब्रॉड से भी. We are so much glad to have you today, and we are really excited. Thank you so much, sir. Next, संजीव जी आपको अनम्यूट किया हुआ है. संजीव, बोलून. Namaskar, good evening to all, and a special thanks to General Saab. I'm a vivid follower of him. So more than a question, being a citizen and having grown up in this area,
I'm from Siliguri, the chicken neck. My concern is about the demographic of this region, sir. The demographic is of a major concern which we all need to look into. Very much. It's more of a concern placed to you than a question. And I thank you from the core of my heart for deliberating so well and us following you. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. You raised a very valid concern. Like I said, the ISI, when I was in army headquarters, we got reports that the ISI are asking Pathans to settle along the railway line. Why along the railway line? So that in times of war it can be cut. So that in war it can be cut. We have to be very careful of this kind of demographic aggression. And I'm very happy to say that it is now the present government is quite alive to it, and a lot of steps are being taken, and they are meeting with a lot of opposition. But I'm glad the government is persisting. Subhashish Kaur. Subhashish Sanjay, unmute করতে পারেন। হ্যালো, হ্যাঁ সুভাষিস বাবু, আপনাকে আনমিউট করা হলো। दादा, मेजर जनरल जीडी बख्शी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। दो चीज पूछने थे आपसे। एक चीज है, आप हम लोगों का बंगाल, मैं एक्चुअली बेहाला से ही हूँ, आपका प्रणवानंद सरस्वती का जगह से ही है, तो नमस्ते दादा। और सेकेंडली मेरा प्रश्न है ये, बंगाल तो बांग्ला में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केशव चंद्र सेन, फिर लेके खुदीराम बोस, सभी हम लोगों का आजादी का लड़ाई में तो ज्यादातर बंगाली का हिस्सा बहुत सारा था। तो अभी तक इंडियन आर्मी में हम लोगों का बंगाल रेजिमेंट अभी तक आया नहीं है। ये क्यों नहीं आया है दादा? तो अभी हमको लगता है जो बंगाल रेजिमेंट का थोड़ा दरकार है, क्योंकि बंगाली थोड़ा इंस्पायर्ड हो रहा है अभी लड़ाई करने के लिए। और इंडियन आर्मी में बहुत सारा बंगाली है, लेकिन रेजिमेंट नहीं है। ये थोड़ा हम आपसे पूछना है। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि जो है हमारे पास बंगाल इंजीनियर्स है और बंगाल सैपर्स, इस जैसे कई यूनिट्स में हमारे बंगाली बॉयज हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका डिमांड रेज करें। हमें वो कैसे आएगा जब तक आप लोग डिमांड नहीं रेज करोगे? वो बोलेंगे साहब हम तो तैयार हैं, क्या लोग भर्ती होने को आएंगे? तो उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि साहब कोई आए, बहुत कम लोग आए। तो ये यू सी इट हैज टू कम फ्रॉम ग्रास रूट्स। और ये अंग्रेजों ने खासकर इसलिए किया था कि जो 1857 में जो क्रांति हुआ था, वो बहुत सारा बंगाल के लड़के थे और तब से वो घबरा के उन्होंने नहीं आने दिया। अब ये अंग्रेज राज खत्म हुए, 200 साल पुराना राज है। अब हमारा लड़का लोग आना चाहिए। बंगाल के लड़के फिजिकली फिट हैं, बहुत अच्छा है। और नेताजी जैसा कोई सेना का कमांडर नहीं हुआ हमारा। नेताजी की फौज में 60,000 में से 26,000 यानी 44% अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया, राइट? तो ये तो बहुत एक अच्छा चीज है। और हम लोगों को अब कुछ इश्यूज रेज करना चाहिए बंगाल के लोगों की ओर से सेंटर के लिए। जैसे कि मैंने एक चीज बताया कि नेताजी का स्टैचू इज्जत के साथ राजपथ पे होना चाहिए ताकि नेताजी को इज्जत मिले। हम 1000 फुट का स्टैचू नहीं मांग रहे, 6 फुट का स्टैचू ही लगा दो। 5 फुट 11 इंच के नेताजी थे, 6 फुट का स्टैचू तो लगा सकते हैं ना उस छतरी में। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बंगाल में किसी को कोई फिक्र नहीं है, वो इलेक्शन इशू है ही नहीं ना। वो समझते हैं दिल्ली में लोग की बनेगा, तो वो क्यों बनाए? क्योंकि आप लोग अगर नहीं आवाज उठाओगे, बंगाल में ही क्रांति नहीं होगा, बंगाल से जोर नहीं आएगा, बंगाल में इलेक्टोरल इशू नहीं बनेगा, तो दिल्ली में कहां से बनेगा?
इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने ये बंग मूवमेंट, न्यू बंग मूवमेंट स्टार्ट किया है। ये पुनरुत्थान की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि मैं बताता हूं, भारत एक तांत्रिक त्रिकोण है। इसके 3 कोने हैं, कश्मीर, कन्याकुमारी, कामरूप। कामरूप का जो ब्रॉडर सांस्कृतिक एरिया है, बंगाल से एक्चुअली ये आसाम में गया, बंगाल से ये शक्ति पूजा वगैरह आसाम में गई। तो एक तांत्रिक त्रिकोण का बहुत भारी केंद्र वो बंगाल में है। काली देवी का स्थान बंगाल में है, और कोई भी रेवोल्यूशन की देवी काली माता है। और हमको अभी जो है रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य विवेकानंद की जो सीख है, अब उसको पूरे भारत में ले जाना है। और मैं इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बेहाला के हैं, बहुत कम लोग जानते हैं बेहाला के इतने बड़े संत के बारे में, रामकृष्ण के इतने बड़े अनुयायी स्वामी प्रणवानंद के बारे में। हम जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा जानते हैं। बंगाल का सबसे बड़ा संत ये वो है कि वो कभी जाके बड़ा गुरु बनने का उन्होंने कोशिश नहीं किया, कोई उन्होंने बड़े बड़े 5 स्टार आश्रम नहीं खोले, घास का झोपड़ी में रहे, जैसे कि 5000 पहले ऋषि रहते थे। लेकिन अगर आप उनका जीवनी जानेंगे तो यही एक चीज है जो बंगाल सब देश में फैला सकता है। मैं आपसे मदद चाहूंगा। हमने उनका जो बायोग्राफी है लिखा है मैंने इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में अनुवाद किया है, बांग्ला में अनुवाद हो गया है। और वहां पे बिजोंदा उनके बहुत अच्छे प्यारे दोस्त थे, उनके पास आप मिले, उनके साथ ये एक जागृति की, नव बंगाल की चेतना में एक ये बड़ा योगदान होगा इसके लिए। नेताजी, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, ऐसी महान अनुभूतियां, इनका देश में प्रचार होना चाहिए और इनका बहुत अच्छे सर, बंगाल में प्रचार होना चाहिए। वही सर, आपने बहुत सही कहा कि बंगाल के जो विभूतियां रहे, वो बंगाल के जो लीजेंड रहे, वो बंगाल के हम लोग भूल रहे हैं। और मैंने देखा, मैं एक आरएसएस स्वयंसेवक के नाते मैंने संघ वर्ग में जाके देखा, आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी इस गाने से बहुत प्रभावित थे, जो बंगाल में है। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি, আমার এই দেশেতেই जन्म যেন এই দেশেতেই মরি। ये दूसरा और एक लाइन है। लेकिन ये सब हम लोग आज के तारीख में बंगाल में इस गाने पर कोई बिल्डर का ऐसे इस गाने की धुन को ले चुरा कर इस धुन में कोई बिल्डर का प्रमोशन किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट, जो कि एक ये है। मैं वो अब महाराष्ट्र में संघ कार्यालय में ये गाना लोग अनर्गल गा सकते जो कि बांग्ला भाषी नहीं है, लेकिन इतना सुंदर वो बंगाल को इतना प्यार से वो लोग वहां पे करते हैं। मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी शाखाओं में एक ये बहुत सारे ऐसे उस समय के गाने जो फ्रीडम स्ट्रगल के आ रहे हैं, हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल के, वो उस समय वहां पे बोला जाता है। हमारे इधर हम लोग भूल गए, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी, हाशी हाशी पर्व फाशी, देख बे भारतवासी। ये सभी चीज वहां पे हमारे बीच ये सब अभी उतना रेलिवेंट शायद जैसे रखा है, कहाँ चला गया है, लेकिन बाहर बाकी भारत में बहुत सराहा जाता है। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। सर, एक क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट ए दास, उनका क्वेश्चन है, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन रिगार्डिंग POW कैंप मेमोरियल इन सिलीगुड़ी। We held so many POWs, but we don't have any signs of remembering this big fate. ये देखिए, अगले साल ये जो है 50वां वर्षगांठ आएगा 1971 के बांग्लादेश के युद्ध का, 1971 वॉर का ग्रेटेस्ट विक्ट्री है हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हराकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को भारतवर्ष की भूमि में जोड़ा था,
ये 2000 साल पहले। उसके बाद जो सबसे बड़ा विजय है भारत का, वो था बांग्लादेश का युद्ध, जबकि मात्र 14 दिन में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और इसमें बंगाल के लोगों ने कितना अद्भुत रोल अदा किया था। मुक्ति वाहिनी कैसे लड़ी थी, और जो लोग आए थे ज्यादातर हिंदू थे, वो लोग जाके मुक्ति वाहिनी में लड़े हैं वहां पे, और वो बांग्लादेश को आजाद कराने में बड़ा भारी योगदान है। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया था। 93,000 उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और इससे बड़ा जीत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अगले साल मैं और मेरा बेटा, हम लोग जो है फीचर फिल्म बनाएंगे। बॉलीवुड में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि फिल्में बने, ताकि बच्चे ये लड़ाई का इतिहास जाने, उससे प्रेरित हो, सेना में आए, वर्दी डालें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आए। बंगाल के मैक्सिमम बच्चे आए, पढ़े लिखे भी हैं, फिजिकली फिट हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत अच्छा है। मार्शल आर्ट में उनको सिखाएं ताकि वो लोग अब सशस्त्र सेनाओं में आके योगदान दें। बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आपके जनरल शंकर रॉय चौधरी कोलकाता में है, आर्मी चीफ थे हमारे, और उन्होंने जब वो आर्मी चीफ थे, हिंदुस्तान का फौज में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गाना था, ये उन्होंने पूरा सेना में शुरू किया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं। जब भी अफसर पास आउट होते हैं, वो खड़े होके सारे ये गाना गा के अफसर बनते। गुड इवनिंग जनरल साहब। नेताजी का गाना। Sorry to interrupt. Good evening, General Sahab. Arunabh here. Hi. I come from a services family. Father he's a 1971 war veteran. Very good. He's an officer in the Air Force. My good. grandfather was an army colonel, a doctor, retired. I have one question. Right. Many years back, somewhere in 1997, my grandfather and me, we were driving towards Darjeeling. We stopped near Shiliguri and he showed me 2 gate posts. There is an area there where there used to be a big POW camp, and I think General Niazi was also held over there. For some time. Yeah, for some time. Now, where he is no more, so I can't get details from him. But what I would like to, I have already talked to Sominda on this, and हम लोग ये चाहते हैं कि उस एरिया में, उस प्लेस पे, it's still a government office. I think it's a police office now. Right. There should be a memorial plaque to this effect, so that today's kids and the future generations can go and know that we held so many people of theirs. 93,000 prisoners. Yes. And why has this fact been forgotten for so many years? I mean, these are things we should be proud of, and we have let these things slip. Would it be possible to take your help to form some sort of a memorial over there? No, certainly I'll be all willing to help, but let the local people come up and raise that this thing. First, the state government can do it. Why wait for the center? Why wait for the center? Take it as a demand. Take it as an issue. Bengali pride will be served when the Bangladesh victory is celebrated. The greatest victory of all times is celebrated. We celebrate where we held those prisoners. There is, by the way, also another factory, a jute factory, where the British massacred the INA prisoners. Why can't that be a monument? And we start creating these monuments, we will have some kind of this thing. I would now request that I have another program to follow up. Yes, sir. So we will now, if we can conclude, but I'm very glad you started a beginning. Sir, lastly, we try to take one Urmi De Baghel. उनका एक क्वेश्चन आपसे था छोटा सा. उर्मी जी एक तो देखो आपका वो ऑन है क्या? हाँ, ऑन कर दिया गया. Namaskar, sir. It's a great privilege and honor to be speaking with you in person. I've heard you so many times, and fiery passion ignites the passion in us.
Sir, my question to you is that regarding the Bollywood movie that you're planning to do, since I am the daughter of a Bangladeshi refugee, and my father is a posthumous child. So the 1971 war, it brings up, and I have a very, kind of very strong association with it. So could I please request you to can I associate with you in that? Yes. Anybody who wants to join up with a Nobel project, Netaji, Indian Army projects, most welcome. We are not doing one movie, we are trying to do three. We are trying to do three movies, One is about the Karachi strike, one is about the Bangladesh, the fall of Dhaka. That is what we are calling it, and Dhaka ki ladai, and that will cover this aspect of 90,000 prisoners of war. That could be a start point for a number of campaigns that you could launch. And to those who have any memories, who want to help, please take my email from these people, and whatever you can send, memories, memoirs, please contribute. We would be very happy. I'm so happy because more than talking, let us do. Let us start doing. Yes, sir. And we are also eagerly waiting for your film, sir. Yeah, thank you. By the way, already we have created 7 documentaries called Famous Battles of India. One of them is the fall of Dhaka. It is a 45-50 minutes documentary which is aired on Epic channel. So please keep a lookout for Epic channel. It keeps coming there, and we will also share it with you when the lockdown COVID is over. I'll try and come that side. We will show you these movies apart from Netaji programs, which we want to start in a big way. We will make a movie on Netaji also, his life and time, so that this is how we spread. We do prachar. We do the bhakti of our gurus. The greatest service you can do to your guru is prachar. Guru Rid. Thank you so much. बहुत धन्यवाद सर, आपके इस कीमती समय के लिए बहुत धन्यवाद. नमस्ते. जय हिंद. जय हिंद. নববঙ্গের তরফ থেকে আপনাদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ. আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ. আগামীটা আমাদের ফেসবুক পেজে চোখ রাখুন, আমাদের টুইটার পেজে চোখ রাখুন. আমরা 2-1 দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেব. ধন্যবাদ.